होगी। उसे लग रहा था कि कहीं उसे अपने स्टूडेंट्स को ही मारने का ऑर्डर ना मिल जाए। जैंगी उसे रीअश्योर करता है, तुम मुझे बहुत गलत समझ रही हो, अगर मैटर इतना सीरियस हो जाता है तो मैं खुद कर सकता हूँ। जैंगी जानता था कि पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में कॉम्बैट स्किल का होना कितना जरूरी है। लियांग यू भले ही थोड़ी नादान थी, लेकिन उसकी जिद की वजह से उसे हैंडल करना मुश्किल हो सकता था। जैंगी सोचता है कि वो उन स्टूडेंट्स के साथ बाद में डील कर ही लेगा। इतना सोचने के बाद जैंगी हैंड शेक करने के लिए हाथ आगे करता है और उसे वेलकम करता है। फाइनली लियांग यू जैंगी के फैमिली को ज्वाइन कर लेती है और वहाँ का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। जैंगी स्टूडेंट्स के लिए खाना देने के लिए भी मान चुका था, तो लियांग यू थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। वहीं शिनशिन जैंगी के एक्सप्रेशन को देखकर समझ गई थी कि स्टूडेंट्स के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैंगी फालतू में किसी का भी लोड नहीं लेता है और शिनशिन उसके डिसीजन को फुल सपोर्ट कर रही थी। तभी जो कहती है, क्यों ना आज हम लियांग यू के लिए वेलकम पार्टी करें, सभी काम बांट लेते हैं। जो साफ सफाई करेगी, यांगमी और जो हाई में डिनर रेडी करेगी। लियांग यू बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे काफी शक हो रहा था। रूम से बाहर आने के बाद यांगमी और जो एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके लिए कंपटीशन बढ़ गया है। वहीं जैंगी लियांग यू को मीटिंग के लिए बुलाता है। लियांग यू पूछती है, मीटिंग अर्जेंट है क्या? जैंगी बताता है, ये एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। लियांग यू हैरान हो जाती है कि वेस्ट माउंटेन बेस तो खत्म हो चुका है, क्या वो लोग बच गए? फिर जैंगी बताता है, पावर इम्बैलेंस की वजह से नए दुश्मन बाहर आते हैं। वेस्ट माउंटेन बेस की जगह लेने के लिए दूसरे बेसेस आ रहे हैं। हमने आज वहाँ एक ग्रुप से फाइट भी की। फ्यूचर का हमें नहीं पता, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना बेहतर होता है। लियांग यू सीरियस हो जाती है और कहती है, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ शिनशिन आती है और बताती है, जैंगी मुझे हेवनली सी सिटी के अदर फोर्सेस के बारे में पता चला है। जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अंकल यू और चुनले को भी बुला लो, हम ये साथ में सुनते हैं। सभी के आने के बाद जैंगी सब रिकॉल करता है कि आज क्या क्या हुआ था। आज जिनके साथ उनका फाइट हुआ था, उनका बेस बदला लेने के लिए आ सकते हैं, इसीलिए हमें तैयार रहना चाहिए। फिर वो शिनशिन से कहता है कि उसे जो भी पता चला है वो सबके साथ शेयर करे, ताकि सिचुएशन को वो समझ सके। फिर शिनशिन बताती है, वेस्ट माउंटेन बेस के डेटाबेस के हिसाब से हेवनली सी सिटी में 4 फोर्सेस हैं। उसमें से 3 वेस्ट माउंटेन बेसेस की तरह हैं, जो अंडरग्राउंड लोकेटेड है। पहले ईस्ट की तरफ रेडियंट प्रोस्पेरिटी, वो ऑयल रिफाइनरी को कंट्रोल करते हैं, जिससे उनका एनर्जी सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसकी करंट लीडर शियाओ होंगलियान की पावर्स के बारे में बस इतना पता है कि वो फायर रिलेटेड है। उसका डिप्यूटी चीफ जुंगे क्विंटिंग अपने विंड रिलेटेड पावर के लिए जाना जाता है और दोनों साथ में खतरनाक हो जाते हैं। फिर ईस्ट सिटी में है मॉर्निंग ड्यू, वो हेवनली सी सिटी के शिपिंग वेसल्स को कंट्रोल करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो ऐसे सिचुएशन में भी ओशन में ट्रैवल कर सकते हैं। इस पर जैंगी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे टाइम में मरीन टाइम काम करना बहुत मुश्किल होगा। फिर शिनशिन समझाती है, किनारे भले ही फ्रीज हो गए हों, डीप सी रीजन अब भी अनफ्रोजन है, खास करके ऐसी जगह जहां टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। ओशन करंट्स वार्म वाटर सर्कुलेट करते हैं और सी वोल्केनो भी हीट कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए पूरे ओशन को फ्रीज करना इम्पॉसिबल है। भले ही टेम्परेचर और गिर जाए, लेकिन आइस के नीचे का पानी नहीं जमेगा और सॉल्ट से भी फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाता है और उनके पास आइस ब्रेकर भी है, तो डीप वाटर में ट्रैवल करना एक उपाय होता है। ग्रुप में सभी ये समझते हैं, लेकिन जैंगी ऐसे कैपेबिलिटीज के इम्प्लीकेशन के बारे में सोचता है और कहता है, क्या इसका मतलब वो लोग ओपन सी में फिशिंग कर सकते हैं और वार्मर रीजन्स में रिलोकेट कर सकते हैं? शिनशिन कंफर्म करती है, हाँ, इक्वेटोरियल रीजन जो थोड़े गर्म होते हैं वहाँ इंसान आराम से रह सकते हैं। उनके पास एम्पल रिसोर्सेस भी ज्यादा हैं, लेकिन उनके ट्रैवल में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, इसीलिए उनका रेडियंट प्रोस्पेरिटी के साथ अच्छा दोस्ती बना हुआ है। जैंगी एक सिंबल देखता है और उसे याद आता है कि जिस ग्रुप के साथ उसका फाइट हुआ था, उसके पास भी ऐसा ही सिंबल था, जिससे वो समझ जाता है कि उसने मॉर्निंग ड्यू बेस के आदमियों को मारा था। शिनशिन बताती है कि मॉर्निंग ड्यू का लीडर वे दिंग हाई है, उसके और उसकी डिप्यूटी शिंग जुहान के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। ये भी अनक्लियर है कि वो म्यूटेंट है या नॉर्मल इंसान। वो अभी सिर्फ सी पर फोकस कर रहे हैं और उनका मेन फूड ओशन से ही आ रहा है, इसीलिए उनका दूसरे बेसेस के साथ ज्यादा फाइट भी नहीं हो रहा है। जैंगी सोचता है कि अब उनका मेरे साथ लफड़ा हो चुका है। शिनशिन बताती है कि आखिरी शेल्टर एमराल्ड वाटर साइड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। स्टील ग्रुप के सामने एमराल्ड वाटर बेस को स्टील ग्रुप के वर्कर्स कंट्रोल कर रहे हैं। उनके करंट लीडर का नाम शिन तियान। उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि वो किसी के भी स्ट्रेंथ को एनहेंस कर सकता है, लेकिन उसके एबिलिटी के बारे में ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ है। अब सभी बेसेस अपनी अपनी जगह के किंग बन चुके हैं। डार्क फॉरेस्ट के लॉस को फॉलो करते हुए वो अपने ट्रू
स्ट्रेंथ को रिवील नहीं करेंगे और एक मिस्ट्री मेंटेन करेंगे, क्योंकि म्यूटेंट्स के एबिलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और दुश्मन के ट्रू स्ट्रेंथ को जानने बिना कोई भी पहला मूव नहीं करेगा। शिनशिन ये भी बताती है कि बाकी के बेसेस को फोर्स से रूल किया जा रहा है। वेस्ट माउंटेन बेस की तरह उनके पास कोई फॉर्मल आर्मी नहीं है, वो बस आर्म्ड इंडिविजुअल्स हैं। इसीलिए उनका कॉम्बैट ट्रेनिंग और स्किल वेस्ट माउंटेन बेस से बहुत लो है, लेकिन उनके सारे लीडर्स म्यूटेंट्स हैं। इस पर जैंगी कहता है, ये तो होना ही था। ऐसे वर्ल्ड में जहां ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो गया है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही रूल कर सकते हैं। लेकिन चिनशिन यन की बात अलग, वो सिर्फ अपने लॉयल राइट हैंड मैन की वजह से लीडरशिप तक पहुंच पाया था और अब पता चल चुका है कि सभी बेसेस के पास एडवांटेजेस है। वेस्ट माउंटेन बेस के पास फॉर्मल आर्मी की थी, रेडिएंट प्रोस्पेरिटी बेस के पास ऑयल और गैस का रिसोर्स है, मॉर्निंग ड्यू बेस मरीन टाइम वेसल कंट्रोल करते हैं और एमराल्ड वाटर साइड बेस स्टील फैक्ट्रीज को कंट्रोल करता है। इससे जैंगी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब क्लियर हो गया था कि कॉम्बैट पावर के मामले में वेस्ट माउंटेन बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसे उसने हरा दिया है। ये सुनकर चुनले बहुत खुश हो जाता है। कमाल है, हमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को हरा दिया, तो फिर हमें बाकी फोर्सेस से उतना डरना नहीं चाहिए। इस पर जैंगी कहता है, सही कहा, भले ही उनके पास कुछ आर्म्ड फोर्सेस हैं, लेकिन उनके ज्यादातर मेंबर स्टील और ऑयल रिफाइनरी के वर्कर्स हैं। ट्रेन सोल्जर से उनका कोई मुकाबला नहीं है। अब सिर्फ म्यूटेंट्स ही उनके मिस्ट्री बने हुए हैं। हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हमें नहीं पता उनके पास कितने म्यूटेंट्स हैं, जिससे हम उनके स्ट्रेंथ का पता नहीं कर पा रहे हैं। तो तब तक हमने उनके साथ कोई लफड़ा नहीं करनी है और शांति से रहना है। लेकिन हाँ, हम किसी से डरते नहीं हैं। अगर किसी ने हमें परेशान किया तो उसे कीमत चुकानी होगी। तभी लियांग यू कहती है, पर तुमने तो कहा था यहाँ 4 फोर्सेस हैं, लेकिन तुमने तो सिर्फ 3 के बारे में ही बताया है। ये सुनकर चुनले घबरा जाता है और कहता है, तो आखिरी वाला वही है जिससे हमें डरना चाहिए। तभी शिनशिन कहती है, ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये स्पेशल है। फिर वो इन्फॉर्मेशन दिखाते हुए बताती है, इस ऑर्गेनाइजेशन को स्नो वर्शिप सेक्ट कहा जाता है। ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो डिजास्टर के बाद बना है। इसकी लीडर का नाम युआन कोंगे है। इंफॉर्मेशन के मुताबिक उसका एबिलिटी नेम है ब्लेसिंग। वो दूसरे म्यूटेंट्स को उनकी एबिलिटी अवेक करने में हेल्प कर सकती है। ये सुनकर जैंगी ली जियान के बारे में सोचने लगता है। अंकल यू भी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसने स्नो वर्शिप सेक्ट के लोगों के साथ एनकाउंटर किया था, क्योंकि वहाँ सभी के पास डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद ही उनके पावर्स अवेक हुए थे। लेकिन युआन कोंगे किसी के भी एबिलिटी को अवेक कर सकती है। इसकी वजह से स्नो वर्शिप सेक्ट और खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही इसके रिलीजियस होने की वजह से वहाँ और भी म्यूटेंट्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे इसका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। इसके सीरियसनेस को वहाँ सभी समझ रहे थे। शिनशिन कंटिन्यू करती है कि स्नो वर्शिप सेक्ट हेवनली सी सिटी में एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था। पहले इसका नाम थियोलॉजी ऑफ रीजन था, लेकिन फिर रीनेम होने के बाद इसकी लीडर युआन कोंगे ने खुद को स्नो गॉड का एम्बॉडीमेंट बना लिया। उसका कहना है कि स्नो स्टॉर्म गॉड सभी को साफ करने के लिए करते हैं और सिर्फ सेक्ट के लोग को ही बख्शा जाता है। उनका इन्फ्लुएंशियल सेलेस्टियल ट्रिब्यूट और इटर्नल मिस्ट में काफी ज्यादा है और वेस्ट माउंटेन बेस ने हाईएस्ट लेवल थ्रेट भी इसे मान लिया था। फिर जैंगी कहता है, वो दोनों जगह बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, इसीलिए स्नो वर्शिप सेक्ट वहाँ जल्दी फैल सकता था। डिजास्टर के टाइम में लोग स्पिरिचुअल हेल्प ढूंढते हैं, लेकिन वहाँ लोग सरवाइव कैसे कर गए? वहाँ ज्यादा रिसोर्सेस भी नहीं है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, खाने की स्टोरेज भी नहीं है और ना ही कोई शेल्टर। वो क्या खा रहे हैं? क्या वो मीट खा रहे हैं? ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी जैंगी अंकल यू से कहता है, आप यहाँ सबसे बड़े हैं, आप इसके बारे में कुछ कहिए। यू कहता है, हम जिससे भी डील कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले हमें अपने डिफेंस को बना लेना चाहिए। हमने वेस्ट माउंटेन बेस से काफी मटेरियल हासिल कर लिया है, अब उनका यूज करना चाहिए। जैंगी कहता है, हाँ, डिफेंस बनाना तो जरूरी है। मैंने मॉर्निंग ड्यू के लोगों को मारा है और वहाँ एक म्यूटेंट भी था। अगर उन्हें सच का पता चल गया तो वो बदला लेने जरूर आएंगे। ये सुनकर चुनले बहुत घबरा जाता है और कहता है, वेस्ट माउंटेन बेस के बारे में सबको पता चल गया है और सभी उसे हथियाना चाहते हैं। वो लोग इसके लिए फाइट जरूर करेंगे और हम वेस्ट माउंटेन बेस के बहुत सामने हैं। मुझे लगता है हमें भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैंगी क्यूरियस होकर पूछता है, तो फिर तुम्हारा आइडिया क्या है मोटे? इस पर चुनले कहता है, हमें डिफेंस को फॉरफिट कर देना चाहिए। जैंगी कहता है कि तुम्हारा डर की वजह से बचने का एबिलिटी यूनिक है। जैंगी भी उसकी बात से एग्री करता है
तभी लू कैरन कहती है, भले ही हम शेल्टर में रहकर उन्हें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। जैंगी कहता है, तो फिर हमें जल्दी से डिफेंस लाइन बना लेना होगा, क्योंकि आखिर में हम दूसरे क्या करेंगे ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लू कैरन को सोचने लगती है। जैंगी कहता है, तुम्हें जो भी कहना है कह सकती हो, ये एक डिस्कशन है, शायद तुम्हारे आइडिया से सबका दिमाग खुल जाए। फिर कैरन थोड़ा इनकरेज हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है हमें बाहर का मुआयना करना चाहिए। शेल्टर का आउटर वॉल लिंग फॉन्ग और उसकी टीम की वजह से आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया है। उसे रिपेयर करने के लिए और भी मटेरियल चाहिए होंगे। जैंगी कहता है, ये मैटर सच में बहुत सीरियस है। जो मटेरियल हम वेस्ट माउंटेन बेस से लाए हैं वो सिर्फ डिफेंस लाइन बनाने के लिए काम आ सकते हैं, और हमारा शेल्टर डिफेंस बॉम्बिंग के बाद बहुत वीक हो चुका है, लेकिन बाहर जाना भी रिस्की है। बाकी के फोर्सेस के साथ हमारा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, इसीलिए हमें बाहर जाने से पहले 2 दिन का टाइम लेना चाहिए। तभी लियांग यू कुछ कहना चाह रही थी पर रुक जाती है, क्योंकि शिंगशिंग कहने लगती है और सभी उसकी बात सुनने लगते हैं। वो कहती है, मुझे नहीं लगता किसी को घबराना चाहिए। वेस्ट माउंटेन बेस के बारे में देख लो, वो स्ट्रॉन्ग थे लेकिन वो पूरे वेस्ट माउंटेन एरिया को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसीलिए दूसरे फोर्सेस को हम तक पहुंचने में टाइम लगेगा। वेस्ट माउंटेन बेस एक रात में खत्म हो गया था, तो शॉर्ट टर्म में कोई भी बड़े एक्शंस नहीं लेगा। इसीलिए मुझे लगता है हमारा टाइम अब भी प्रीशियस है और हमें डिफेंस लाइन बनाना शुरू कर देना चाहिए। इतना कहकर वो जैंगी को आंख मारकर सिग्नल देती है और कहती है, जैंगी तुम्हारे लिए मटेरियल कलेक्ट करना मुश्किल होता होगा, है ना? जैंगी भी इशारा समझ जाता है और कहता है, वो सभी रेयर मटेरियल है, उन्हें कलेक्ट करने में टाइम लगेगा। फिर शिनशिन लियांग यू से कहती है, टीचर आपको उन्हें बता देना चाहिए कि उन्हें खाना बचाकर रखना होगा। इस पर लियांग यू कहती है, मुझे इसकी ही चिंता है, अगर दुश्मन अटैक करेंगे तो शू फैमिली टाउन भी खतरे में पड़ सकते हैं। शिनशिन बहुत हताश होकर कहती है, क्या तुम उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने का सोच रही हो? मैंने कहा ना, उन्हें पहले ही वार्न कर दो और छुपे रहने को कहो। तुम्हें ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, ये एरिया शॉर्ट टर्म के लिए बहुत सेफ है। अब तक जैंगी कंफर्म हो गया था कि शिनशिन क्या प्लान कर रही है। वो स्टूडेंट्स को मारने के लिए सब कुछ सेट कर रही है। वो लियांग यू को समझा रही थी ताकि वो जैंगी से स्टूडेंट्स को वहाँ लाने के लिए ना कहे पाए, और अगर दुश्मन सच में अटैक करेंगे तो पहले शू फैमिली टाउन पर ही अटैक होगा। शिनशिन की बात सुनकर वो बहुत सोच में पड़ जाती है, पर वो क्लियर थी कि शू फैमिली टार्क लाक मैनर के रास्ते में पड़ता है और लैक मैनर में अटैक करने के लिए शू फैमिली टाउन को खत्म करना जरूरी है। इस पर लियांग यू एक ऑफर करती है, क्या मेरे स्टूडेंट्स डिफेंस लाइन बनाने में हेल्प करने आ सकते हैं और उन्हें इसके बदले में खाना मिल जाए? जैंगी कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देता और उल्टा सवाल करता है, क्या तुम्हारे स्टूडेंट्स को फिशिंग करना आ गया है? अगर वो कुछ नहीं सीखते हैं तो वो लोग सच में मर जाएंगे। लियांग यू बहुत एम्बैरस हो जाती है। वो जैंगी के बात का मतलब समझ रही थी कि उसके स्टूडेंट्स बेकार हैं। फिर शिनशिन उससे कहती है, टीचर लियांग, मैंने कहा ना, चिंता मत करो, दुश्मन अभी तुरंत यहाँ नहीं आने वाले हैं और ये सारे मेरे अनुमान हैं, ये शायद ना ही हो। तभी जैंगी कहता है, अब टीचर लियांग इतनी सोचती है तो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर यहाँ सच में खतरा है तो मैं तुम्हारे स्टूडेंट्स को रुकने के लिए किसी विला में जगह दे सकता हूँ। यहाँ बहुत से विला खाली पड़े हुए हैं। सभी हैरान हो जाते हैं, जैंगी को देखने लगते हैं, खास करके लियांग यू, क्योंकि वो जानती थी जैंगी बिना मतलब के अच्छे काम नहीं करता है। पर वहीं शिनशिन जैंगी के ट्रू इंटेंशंस को समझ रही थी। फिर जैंगी कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, क्या मैं तुम्हें इतना बेरहम लगता हूँ? लियांग यू अपने मन में कहती है, हाँ तुम हो। फिर जैंगी कहता है, पहले तुम मेरी कोई नहीं थी, लेकिन अब बात अलग है, अब तुम मेरी फैमिली जैसी हो। अगर तुम किसी को प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो मैं हेल्प जरूर करूंगा। लियांग यू उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। असल में लियांग यू जैंगी से गुस्सा थी क्योंकि उसने उसका स्वॉर्ड ले लिया था, लेकिन अब सब कुछ भुलाकर वो जैंगी को थैंक्स करती है। जैंगी उससे कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम एक साथ हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है। जैंगी सोचता है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ तुम मेरे कहने पर किसे मार सकती हो। लियांग यू बहुत खुश हो जाती है और उसके नजरों में जैंगी के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। वो खुद को कोसती भी है कि वो जैंगी को गलत समझती थी। फिर जैंगी खड़ा होता है और कहता है, मैं सारी तैयारी करता हूँ, हम लाक मैनर को सेंटर बनाएंगे। पहले मैं कैरन के साथ रिपेयर मटेरियल ढूंढने के लिए जाऊंगा और फिर एक डिफेंस लाइन बनाऊंगा, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक कोई भी शेल्टर से बाहर नहीं जाएगा, ताकि मुझे ज्यादा दिक्कत ना हो। मीटिंग के बाद डिनर रेडी हो चुका था। सभी लियांग यू को वेलकम करते हैं। टेस्टी खाना देखकर लियांग यू के मुंह में पानी आ जाता है और वो खाने पर झपट पड़ती है। उसका पेट पूरा